हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो इस बुक को पढ़ के आपको बहुत ही अच्छे से जो हिस्ट्री है वो समझ में आने वाली है। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है द दिल्ली सल्तनत। ये चैप्टर 6 है हमारा। चैप्टर 5 तक हम कवर कर चुके हैं और चैप्टर 6 का ये आज हमारा पार्ट सेकेंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट भी कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो तुर्किश रूलर थे वो भारत में आकर स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने जो इसमें टाइम पीरियड पढ़ा था वो पढ़ा था मोहम्मद गौरी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं और उसके बाद जो उसके रियल फाउंडर माने जाते हैं वो होते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के खुद के सन इन लॉ होते हैं। और इल्तुतमिश के बाद जो रूल आता है वो आता है उनकी डॉटर का, रज़िया सुल्तान का। अब रज़िया सुल्तान के बाद टाइमिंग आएगी बलबन की। ठीक है, और ये आज हम पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में। उससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं आज हम सारे वो देखेंगे। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एशियन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसे RS शर्मा ने लिखा था। तो आप चाहे तो मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो बॉक्स है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, टाइम पीरियड आपके सामने है। 1200 से 400 AD के बीच का टाइम पीरियड है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था जो मामलुक सुल्तान्स थे उनके बारे में, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमने कवर कर लिया था कि किस तरह से मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर इल्तुतमिश, और उसके बाद फिर रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलबन के टाइम पीरियड को, द एरा ऑफ बलबन। जो बलबन का टाइम पीरियड है वो है 1246 से 87 के बीच का। The struggle between the monarchy and the Turkish chief continued till one of the Turkish chief, Ulugh Khan, known in history by its later title of Balban, and gradually arrogated all power to himself and finally ascended the throne in 1265. अब रज़िया को तो इन्होंने मार दिया। अब जैसे ही रज़िया को मार दिया उसके बाद फिर से एक स्ट्रगल शुरू हो गया कि अब अगला सक्सेसर कौन बनेगा। तो यहाँ पर स्ट्रगल लगा किसके बीच में? मोनार्की। ठीक है, जो अभी तक जिनका हेरिडिटरी चलता आ रहा था कि भाई जो रॉयल फैमिली होती है ना, जैसे किंग, उसके बाद उसका बेटा या बेटी, फिर उसके बच्चे, तो इस तरह से उस मोनार्की के बीच में और साथ में जो दूसरे तुर्किश चीफ थे उनके बीच में। क्योंकि ये जो तुर्किश चीफ थे या जो नॉबल्स होते थे किसी भी कोर्ट में मिनिस्टर, जैसे ही किंग की डेथ हो जाती थी सबसे पहले इन्हीं की नज़र होती थी कि हम क्या करें, हम यहाँ पर जो रूलर है वो बन जाएं। तो यहाँ पे यही होता है, जो मोनार्की और तुर्किश चीफ के बीच में ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और उन्हीं में से एक तुर्किश चीफ होता है उलुग खान। ठीक है, ये उलुग खान कोई और नहीं बल्कि आगे चल के बलबन के नाम से हम इसे जानेंगे। ये यहाँ पर जीत जाता है और सारी पावर्स को अपने अंडर कर लेता है और थ्रोन पर भी किसका कब्जा है? अब बलबन का है, इन 1265। During the early period, Balban held the position of Naib or deputy to Nasruddin Mahmud, a younger son of Iltutmish, whom Balban had helped in securing the throne in 1246. ठीक है, अगर बात करें शुरुआत में बलबन की, तो बलबन कोई और नहीं बल्कि वो इसी डायनेस्टी के अंदर काम करने वाला एक नायब था। ठीक है, और वो किसके लिए काम कर रहा था? नसरुद्दीन महमूद के लिए काम कर रहा था, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। लेकिन जैसे ही इसको अपने पावर को बढ़ाने का मौका मिलता है तो बलबन भी पीछे नहीं रहता है, जबकि एक बार के लिए बलबन ही हेल्प करता है नसरुद्दीन महमूद की उसकी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, जो नसरुद्दीन महमूद वो भी कुछ टाइम के लिए थ्रोन पर बैठता है, तो उसमें उसकी हेल्प कौन करता है? बलबन करता है 1246 में। Balban further strengthened his position by marrying one of his daughter to the young sultan. ठीक है, the growing authority of Balban alienated many of the Turkish chief who had hoped to continue their former power and influence in affair of the government. अब यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्या कर लेता है? ठीक है, अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी करवा देता है ये सुल्तान से। तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई अब तो जो यहाँ जो थ्रोन पर बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि बलबन का दामाद हो गया, क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब यहाँ जो बलबन है वो उसकी अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत चलनी शुरू हो जाती है बाकी सब चीफ से अगर हम कंपेयर करें तो। वो जितने भी गवर्नमेंट के जो भी मसले होते हैं उन सब में पूरा ही वो टांग अड़ाता है। सिंस नसरुद्दीन महमूद वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, क्योंकि जो नसरुद्दीन महमूद होता है वो थोड़ा यंग होता है ना, उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो उसकी जगह जो बलबन है वही अपनी चलाता है। दे देयरफॉर हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी 1253 and ousted Balban from his position, and Balban was replaced by Imamuddin Rahan, who was an Indian Muslim.
Although Turkish chief wanted that all power and authority should remain in their hand, and they consented to the appointment of Rahan because they could not agree among themselves which one of them should succeed to the Balban's post. Balban agreed to step aside but carefully continued to build his own group. And within 1.5 years of his dismissal, he managed to win over some of his opponents. Balban now made preparation for a military showdown, and it seems that he had also established some contact with the Mongols who had overrun a large part of Sultan, and Sultan Mahmud brought to the superior strength of the Balban group and dismissed Rehan. ठीक है, अब ये पूरा पढ़ लिया, आपसे बता देती हूँ क्या पढ़ा आज में हमने, कि एक कॉन्स्पिरेसी रचाई जाती है 1253 में, जिसमें क्या किया जाता है, बलबन को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। ठीक है, बलबन को रिप्लेस कर दिया जाता है और बलबन की जगह पे कौन आ जाता है, इमामुद्दीन रेहान आ जाता है। और ये जो इमामुद्दीन रेहान होता है ये एक इंडियन मुस्लिम होता है। ठीक है, ये आ जाता है। अब जो तुर्किश चीफ थे वो चाहते थे जितनी भी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सब उनके हाथों में रहे। ठीक है, और दे कंसेंटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रेहान बिकॉज दे कुड नॉट एग्री अमंग देमसेल्फ विच वन ऑफ देम शुड सक्सीड टू बलबन पोस्ट। जो तुर्किश चीफ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जो ये जो आया था, जो रेहान आया था, कि इसके पास सारी पावर वगैरह पहुँचे। बलबन एग्री टू स्टेप असाइड बट केयरफुली कंटिन्यू बिल्ड हिज ओन ग्रुप। अब बलबन भी चुप बैठने वाला नहीं था। बलबन ने क्या किया, अपना खुद का एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और 1-1.5 साल बाद जैसे ही उसने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब वो अपने ओपोनेंट्स को हटा सकता है, उनको एक कड़ी टक्कर दे सकता है, उसने अपना जो रंग दिखाने हैं वो शुरू कर दिए, आप ये बोल सकते हो। और यहाँ पर जो बलबन था उसके पास हेल्प उसे मिली क्योंकि उसे कुछ कॉन्टेक्ट्स थे मंगोल्स के साथ, तो मंगोल से उसको एक हेल्प मिली और जिन्होंने उसकी हेल्प करी पंजाब को जीतने में। ठीक है, जो सुल्तान महमूद था बोट टू द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द बलबन ग्रुप एंड डिसमिस्ड रेहान। अब यहाँ पर जो बलबन होता है, जैसे ही वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, वो यहाँ सबसे पहले किसको डिसमिस करता है, वो रेहान को, जो उसकी जगह आया था, जो बलबन की जगह आया था। आफ्टर सम टाइम रेहान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, और रेहान को ये हरा देता है। ठीक है, और फिर बाद में उसको मार भी देता है। बलबन गॉट रिड ऑफ मैनी ऑफ हिज अदर राइवल बाय मीन फेयर और फाउल, अपने बहुत सारे राइवल्स को ये हटा देता है। ठीक है, कुछ भी करके, छल करके, कपट करके, या कुछ भी सही तरीका गलत तरीका कुछ भी नहीं देखता है ये। ही इवन वेंट सो फार एज टू अज्यूम द रॉयल इंसिग्निया द छतर, बट ही डिड नॉट अज्यूम द थ्रोन हिमसेल्फ प्रोबेबली ड्यू टू द सेंटीमेंट ऑफ द तुर्किश चीफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर चाहता था ये थ्रोन पर अभी यहाँ बैठ जाता, लेकिन ये नहीं बैठता है क्योंकि कुछ तुर्किश चीफ होते हैं, उनके अपने कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं, तो ये उनको हर्ट नहीं करना चाहता था, फिर से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, तो अभी फिलहाल ये थ्रोन पर नहीं बैठेगा। इन 1265 सुल्तान महमूद डाई। अब 1265 में जो सुल्तान महमूद होता है उसकी डेथ हो जाती है। सम हिस्टोरियन आर द ओपिनियन डेट बलबन पॉइजन द यंग किंग, और यहाँ पर कुछ जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात के लिए बोलते हैं कि बलबन ने खुद सुल्तान महमूद को क्या किया था, पॉइजन दे दिया था, जहर दे के उनको मार दिया था। सम हिस्टोरियन आर एंड ऑल्सो डिड अवे विद हिज सन इन ऑर्डर टू क्लियर हिज वे टू द थ्रोन, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे को भी उसने नहीं छोड़ा था, क्योंकि थ्रोन पर कौन चाहता था, बलबन अपना कब्जा चाहता था। बलबन मेथड वर ऑफन हार्श एंड अनडिजायरेबल, बट देयर इज नो डाउट दैट विद हिज एक्सेशन टू द थ्रोन देयर बिगेन एन एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। देखिए अगर इसको, तो वैसे तो उसने बहुत गलत काम करा है ना, मार दिया किसी को, कुछ नहीं देखा ये थ्रोन पर कब्जा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब बलबन को थ्रोन मिलेगा तो हिस्ट्री में एक ऐसा एरा आएगा जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, Balban constantly sought to increase the prestige and the power of the monarchy, and because he was convinced that this was the only way to face the internal and the external danger facing him. यहाँ पर जब बलबन पावर में आता है, ठीक है, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाता है, अपनी पावर को बढ़ाता है, साथ में उसको दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा उसका झगड़ा भी लगा रहता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की जो डेंजर है वो अपनी लाइफ में फेस करता है। इट वॉज एन एज इन विच अथॉरिटी एंड पावर वॉज सपोज टू बी द प्रिविलेज ऑफ दोज born in noble houses who could boast for ancient pedigree. Hence, Balban tried to strengthen his claim to the throne by declaring that he was a descendant of the legendary Iranian king Arafsiab in order to prove his claim to noble blood. देखिए पहले क्या था कि कोई कितना भी पावरफुल है, अगर वो रॉयल ब्लड नहीं है ना, ठीक है, अगर वो किसी बहुत लेजेंडरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो उसको उस थ्रोन के लायक नहीं समझा जाता था। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, एक वो देख रहे हैं कि भाई रॉयल ब्लड क्या है ना, बाकी चाहे कोई कितना भी पावरफुल है उसको ये कहा जाता था कि तुम रॉयल फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं हो। अब वो चाहे कितना भी काबिल इंसान है उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो बलबन को तो यहाँ क्लेम पे थ्रोन पर क्लेम करना था। तो बलबन क्या कहता है कि उसके जो डिसेंडेंट थे, ठीक है, वो कोई और नहीं बल्कि वो लेजेंडरी ईरानियन किंग थे जो आरिफ सियाब, वो उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से वो भी क्या हो गया, एक नोबल ब्लड हो गया। ठीक है,
बलबन स्टूड फॉर्थ एज द चैंपियन ऑफ द तुर्किश नोबिलिटी। जो बलबन था वो तुर्किश नोबिलिटी का एक चैंपियन था एंड ही रिफ्यूज टू एंटरटेन फॉर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट एनीवन हु डिड नॉट बिलोंग टू अ नोबल फैमिली एंड द वर्चुअली मीन द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रॉम द ऑल पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। इस टाइम पे जो बलबन होता है वो ज़्यादातर जो उसके अपने खुद के लोग होते हैं वो उनको अच्छी अच्छी पोस्ट देता है। बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको वो निकाल फेंकता है। ही समटाइम्स वेंट टू रिडिकुलस लेंथ एंड फॉर इंस्टेंस ही रिफ्यूज टू ग्रांट ऑडियंस टू एन इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स बिकॉज ही वॉज नॉट हाई बॉर्न। यहाँ तक कि ये खुद इससे पता है, खुद इसने अपने आप को एक लेजेंडरी फैमिली से बिलोंग करके बताया। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही थ्रोन पर आ जाता है तो ये भी अपनी वही हरकत दिखाता है कि जितने भी हाई बॉर्न, ठीक है ना, रॉयल जो ब्लड वाले जो लोग होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को हाई पोस्ट देना चाहता है। यहाँ तक कि ट्रेडिंग में भी ये सिर्फ उन्हीं को मौका देता है जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो हम बोल सकते हैं जो मतलब हाई क्लास फैमिली में जिनका जन्म होता है। द हिस्टोरियन बेरानी हु वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ द तुर्किश नॉवल पुट द फॉलोइंग वर्ड इन अ बलबन्स माउथ: whenever I see a base born ignoble man, my eyes burn and I reach in anger for my sweat. And we do not know if Balban actually said these words, but they show it attitude toward the low born and whether the Turks or not Turks. यहाँ पर एक राइटर है उस टाइम के, उन्होंने बताया है कि जो बलबन है उसने ऐसे शब्द कहे हैं, ठीक है। उसने क्या कहा है कि जब भी वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो हाई बॉर्न नहीं है, ठीक है ना, हाई क्लास में उसका जन्म नहीं हुआ है, अगर वो किसी ऐसे को देखता है तो उसकी आंखें जलने लगती हैं, ठीक है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी तलवार निकाले और उसको मार दे। अब ये तो नहीं पता कि बलबन ने एक्चुअली में ऐसा कहा या नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहा है तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि वो लोगों में कितना भेदभाव करता था। एक लो बॉर्न और जो हाई बॉर्न जो क्लास होती है उसमें जन्म लेने का से जो बलबन था, आप खुद समझ सकते हो ना कि यहाँ पर वो क्यों ऐसा बोल रहा है, कि वो मतलब कहीं ना कहीं फ़र्क करता था तभी तो। While claiming to act as a champion of the Turkish nobility, Balban was not prepared to share power with anyone. जो तुर्किश नोबिलिटी का अपने आप को चैंपियन तो मानता ही था, ये सबसे अपने आप को सुप्रीम मानता था बलबन, और बलबन इसी वजह से किसी के साथ अपनी पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, नॉट इवन विद द मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली। यहाँ तक कि अपने जो परिवार के खुद के सदस्य थे, ये उनके साथ भी अपनी पावर को बांटना नहीं चाहता था। हिज डेस्पोटिज्म वॉज सच दैट ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू हियर एनी क्रिटिज्म इवन फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर्स, ठीक है। जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे वो उनसे भी अपने बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करता था। कोई उसको सलाह मशवरा दे रहा है तो बलबन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बलबन वॉज डिटरमाइंड टू फाइनली ब्रेक द पावर ऑफ चालगानी। यहाँ पर सबसे पहले जो बलबन था वो ये जो चालगानी जो पावर होती है, सबसे पहले वो इसको हटाता है। जो चालगानी इल्तुतमिश उसने स्टार्ट किया था कि ये उसके अपने कुछ 40 मेंबर होते थे, ठीक है, और ये जो लोग हैं वो सिर्फ जो उस टाइम पे थ्रोन पे जो काम कर रहा जो रूलर होता था ये उसके लिए काम करते थे, ठीक है, एक तरह से स्पाई होते थे। लेकिन बलबन आते सबसे पहले इन्हें हटाता है, क्योंकि ये जिसके लिए लॉयल होते थे वो रूलर तो मर जाता था, और उसके बाद यही जो लोग थे वो आने वाले रूलर के लिए मुसीबत बन जाते थे। तो सबसे पहले जो बलबन है वो इन्हीं चालगानी को हटाता है, एंड दैट इज़ द तुर्किश नोबल एंड टू एक्सलेट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की, अपनी मोनार्की को बचाने के लिए, ठीक है। ही डिड नॉट हेजिटेट इवन टू पॉइजन हिज कजन शेर खान टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक कि जो बलबन था वो अपनी पावर को बचाने के लिए वो अपने कज़न तक को भी नहीं छोड़ता, वो उसे भी मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। उसका कज़न कौन था? शेर खान। At the same time, in order to win the confidence of the public, he administered justice with extreme impartiality, ठीक है, जस्टिस करता था ये extreme impartiality के साथ, ठीक है। Not even the highest in the land were to be spared if they transgressed his authority, और जो उसकी अथॉरिटी को नहीं मानेगा उसके लिए बड़े बड़े पनिशमेंट भी रखता था। Thus, father of the governor of Badaयूं as also the father of governor of Awadh were given exemplary punishment for cruelty to their personal slaves. To keep himself well informed, Balban appointed spies in every department. अपने आप को हर तरह से कि भाई मुझे सारे पता होना चाहिए कि मेरे एम्पायर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए इसने अपने आसपास बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में अपने जासूस छोड़ रखे थे। इसने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी को इसने मेंटेन कर रखा था जो डील करती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के साथ, और साथ में जो मंगोल्स थे, ठीक है, जो बार बार पंजाब से इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करते थे उनको रोकने के लिए भी, क्योंकि इसको पता था कि दिल्ली सल्तनत पे कभी भी कोई भी खतरा मंडरा सकता है। फॉर द पर्पस ही रिकॉग्नाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया था। दीवाने अर्ज को भी, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज बोला जाता था, तो इसको भी आप याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है दीवाने अर्ज, और ये आगे ये लिख देते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये फिर या फिनेंस डिपार्टमेंट। एंड पेंशन ऑफ सोल्जर्स एंड ट्रूपर्स हु वर नो लॉन्गर फिट फॉर सर्विस, और साथ में इसने पेंशन का सिस्टम भी रखा था कि जो लोग इसकी आर्मी में काम करते हैं लेकिन एक टाइम बाद वो फिट नहीं रहते हैं आर्मी में काम करने के लिए, तो उसके बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए पेंशन होनी चाहिए।
Since many of the troopers were Turks who had come to India in the time of Iltutmish, they raised a hue and a cry against this decision and Balban had to relent to some extent. ठीक है, बहुत सारे जो लोग होते हैं तुर्किश वगैरह वो इसकी आर्मी में आते हैं बाहर से. The law and order situation in the area around Delhi in the Doab had deteriorated, and in the Ganga Yamuna Doab and the Awadh, the roads were infested with the robbers and dacoits, and so much so that communication with the eastern areas had become difficult. यहाँ पर हम बात करें दिल्ली के आसपास वाले जो लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन थी दिल्ली के आसपास, ठीक है, और गंगा यमुना दोआब के आसपास, तो यहाँ की अभी जो सिचुएशन है लॉ और ऑर्डर को लेके वो बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, काफ़ी ख़राब थी. गंगा यमुना का जो दोआब था, अवध का, यहाँ पर जो भी रोड्स थी उनको यहाँ पे जो चोर वगैरह जो भी इन रास्तों से जाते थे उनको लूट लिया करते थे, डकैत वगैरह. तो एक जो कम्युनिकेशन था ईस्टर्न एरियाज़ के साथ करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई भी अगर इन रास्तों पे जा रहा है तो उसको बीच में ही लूट लिया. Some of the Rajput जमींदार had set up forts in the area and defied government. तो यहाँ पर इसीलिए इन रास्तों पे कुछ जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने, जो राजपूत जमींदार थे उन्होंने अपने फोर्ट्स बना लिए. न्यू दिल्ली द मेवातीज had become so bold as to plunder people up to the outskirts of the city, and to deal with this element Balban adopted a policy of blood and iron. अब यहाँ पर बलबन एक पॉलिसी अपनाता है ब्लड और आयरन की. एंड द म्योस वर रूथलेसली हंटेड डाउन एंड किल्ड, एंड द फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली कट डाउन, एंड मैनी मिलिट्री आउटपोस्ट थानाज इस्टेब्लिश थे. और यहाँ पर इस लूटपाट से बचने के लिए, ठीक है, अपने एरिया को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए बलबन जगह जगह बहुत सारे थाने बनवा देता है यहाँ पर. और जो आसपास का जितना जंगल होता है दिल्ली के आसपास जहाँ पर प्लंडरिंग का बहुत खतरा था, ठीक है, वहाँ पे पूरा का पूरा उसको अच्छे से साफ़ करा के और थानेज वगैरह जो थाना वगैरह है वो बनवा देता है. इन दोआब एंड इन कतेहार, कतेहार क्या है, जो भी आपको मॉडल जो रोहेलखंड है उस वाले की बात करिए. बलबन ऑर्डर्ड फॉरेस्ट, एक सेकेंड, फॉरेस्ट टू बी क्लियर एंड रिबेलियस विलेजेस डिस्ट्रॉय एंड द मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन इंस्लेव्ड. कि यहाँ का जितना भी जो फॉरेस्ट वगैरह है ना उसको अच्छे से काट दो, और जो भी विलेजर्स हैं जो ज़्यादा रिबेल करने की कोशिश करते हैं, विद्रोही हो रहे हैं, तो उनको क्या कर लो, उनको पकड़ लो, चाहे वो मैन है, वुमेन है, बच्चे हैं, मत देखो. कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर वर सेटल एंड दे आर टू सेफ गार्ड द रोड. ठीक है, जो अफगान सोल्जर्स हैं उनकी कॉलोनीज यहाँ पर सेटल करा दी जाती है जिससे कि जो रोड्स वगैरह हैं वो सेफ रहे. एंड टू डील विद द राजपूत जमींदार व्हेन एवर द रेज द डिस्टर्बेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और साथ में ये भी बोल दिया उन अफगान सोल्जर्स से कि आपको इस एरिया का तो ध्यान रखना ही है, रोड्स वगैरह का, और अगर कोई राजपूत जमींदार ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उनको भी यहाँ से हटा देना है. By these harsh methods, Balban controlled the situation, and in order to impress the people with the strength of his government and to awe them, Balban maintained a magnificent court. तो यहाँ पर जो बलबन होता है वो बहुत सारे जो हार्श मेथड है इनको यूज़ करता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और इससे वो क्या करता है, लोगों को इम्प्रेस कर लेता है. भाई जो लोग लूटपाट का शिकार हो रहे हैं वो तो इम्प्रेस हो जाएंगे विद द स्ट्रेंथ ऑफ हिज गवर्नमेंट. ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जा रही है. तो इस तरह से जो बलबन है वो एक बहुत बड़ा मैग्निफिशेंट कोर्ट को मेंटेन कर लेता है. व्हेनेवर ही वेंट आउट ही वाज सराउंडेड बाय लार्ज फोर्स ऑफ बॉडीगार्ड विद ड्रॉन स्वर्ड. ठीक है, वो जब भी कहीं बाहर जाता था तो उसके आसपास एक बहुत बड़े नंबर में उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स चलते थे जिनके पास बड़ी बड़ी तलवारें होती थी. ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट. उसके कोर्ट में हंसना और किसी भी तरह का कोई मजाक करना बिल्कुल मना था. इवन गिव अप ड्रिंकिंग वाइन सो डैट नो वन मे सी हिम इन अ नॉन सीरियस मूड. ठीक है, यहाँ तक कि जो ड्रिंक वगैरह वाइन वगैरह करना ये भी पूरी तरह से बंद था, क्योंकि वो चाहता था कि सब यहाँ पर बैठ के क्या रहे, सीरियस रहे, कोई भी नॉन सीरियस मूड में उसे ना दिखाई दे. To emphasize that the nobles were not his equals, he insisted on the ceremony of Sajda and Pebos, and these and many other ceremonies which he copied were Iranian in origin. उसने एक नया जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट करी थी और इस सेरेमनी का नाम था सजदा एंड पेबोस. ठीक है ना, सजदा भी बोल सकते हैं आप, सजदा एंड पेबोस. इसमें क्या था कि जो मोनार्क होता है, ठीक है, जो किंग है, उसके पैरों को आपको यहाँ पर उसे मतलब किस करना है उसके पैरों को, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए. और ये जो सेरेमनीज़ थी और ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा जो सेरेमनीज़ थी, इस तरह की जो सेरेमनीज़ थी वो ईरान जो देश था वहाँ पे चलती थी. जो ईरानियन किंग थे वो लोग करते थे, तो वहीं से इसने ये कॉपी किया था. हालांकि ये अन इस्लामिक था. ठीक है, ये जो सेरेमनीज़ थी अन इस्लामिक थी. इस्लाम में इस तरह की कोई भी जो ये कस्टम है या फिर हम कहेंगे इस तरह की जो सेरेमनीज़ है वो नहीं की जाती हैं. However, little objection could be raised because at the time when most Muslim states of Central and Western Asia had disappeared in the face of the Mongol onslaught, and Balban and the Sultan of Delhi stood out almost अलॉन एज अ चैम्पियन ऑफ इस्लाम. यहाँ पर जब ये सजदा और पेबोस को लेकर आता है तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स जो होते हैं वो और भी कुछ लोग होते हैं कि उनको ये सजदा और पेबोस जो ये सेरेमनी होती है पसंद नहीं आती है. लेकिन यहाँ पर चलती किसी की नहीं है, क्योंकि बलबन ही यहाँ पर नाम, मतलब जो बलबन था वो अकेली पावर रह गया था, जैसे चैम्पियन ऑफ इस्लाम के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, बड़े बड़े एक्सपेडिशन करता था वो, बंगाल तक गया. ठीक है, और यहाँ तक कि उसने अपने एम्पायर को पूरा एक्सटेंड कर लिया था
एक्सटेंड द एम्पायर फॉर फियर ऑफ बंगाल अटैक ऑन दिल्ली। लेकिन कहीं ना कहीं डर तो था दिल्ली की साइड से उस मंगोल्स के अटैक से, बट ही एक्सरसाइज हिज आर्मी बाय अरेंजिंग इलेबोरेट हंटिंग एक्सपेडिशन। लेकिन वो हमेशा उसके लिए तैयार रहता था, अपनी आर्मी को मेंटेन कर रखा था कि अगर बाई चांस कभी अटैक हो भी जाता है तो वो उस चीज़ का सामना कर सके। अब बात करते हैं बलबन की डेथ की। बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में। ही वॉज अनडाउटली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, बट असेटिंग द पावर ऑफ द मोनार्की बलबन स्ट्रेंथन द दिल्ली सल्तनत। कुछ भी कहो, बलबन ने चाहे कैसे भी रूल करा हो, लेकिन अपने आप में वो एक मेन आर्किटेक्ट था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को बहुत ही अच्छे से उसने कंट्रोल कर रखा था। जो उसकी मोनार्की, जो पावर ऑफ मोनार्की थी, ठीक है, उसको भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बलबन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। इवन ही कुड नॉट फुली डिफेंड नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ द मंगल, मोर एवर बाय लार्जली एक्सक्लूडिंग नॉन टुक्स फ्रॉम पोजिशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय ट्राइंग टू बेस द गवर्नमेंट ऑन अ वेरी नैरो ग्रुप, एंड ही मेड मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड। दिस लेड टू द फ्रेश डिस्टर्बेंस एंड ट्रबल्स आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, जब तक ये था जब तक तो किसी ने कोई दंगे करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन बाद में जैसे इसकी डेथ हुई वहाँ पर दंगे छिड़ गए। दंगे छिड़ने का रीज़न ये था कि जब तक ये जिंदा था इसने हमेशा लोगों के बीच में भेदभाव करा, जो तुर्क्स थे और जो नॉन तुर्क्स थे उनके बीच में भेदभाव करा। तो जो नॉन टर्क्स थे वो तो पहले से किल से बैठे थे। तो जैसे ही बलबन की डेथ होती है, अब इन्हीं लोगों में लग जाती है लड़ाई, ठीक है, कि भाई जब तो कुछ नहीं बोला लेकिन अब हमें हटाना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग इससे डिससेटिस्फाइड थे, अब कहीं ना कहीं उनको रीज़न मिल गया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बलबन तो जा चुका है और इतना दूसरा कोई पावरफुल रूलर है नहीं। तो यही रीज़न बनता है इसकी डेथ के तुरंत बाद एक नया टॉपिक मिल जाता है फिर से लोगों को आपस में लड़ने का, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बलबन के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से मंगोल्स भारत में उनके लिए खतरा बन जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। जैसे कि हर बार ऐसे ही होता है कि जब भी कोई फॉरेनर पावर भारत में घुसती है तो वो कहाँ से आती है, वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से आती है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ से होकर आती है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने पूरा बलबन के बारे में पढ़ लिया। आगे वाला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मंगोल्स के बारे में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।